मास स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ अब हमें क्या पढ़ना है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। ठीक है बात। तो भाई मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पहले हम क्या पढ़े बताओ। एक टिपिकल डायग्राम ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है भाई। यहां पर हमारे पास होती है एक आयन की बीम, यहां पर क्या होती है, बीम ऑफ आयंस। यहां पर क्या होती है हमारे पास, बीम ऑफ आयंस, आयनिक बीम। उसके बाद भाई यहां हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास एनालाइजर। क्या होता है, एनालाइजर भाई। ठीक है, इसको आप मैग्नेटिक सेक्टर बोल सकते हो, मैग्नेटिक सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे बताओ, तो यहां से हमारे पास क्या आएगी, बीम ऑफ, अगर मैं आपको बिल्कुल भाई सिंपल इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बताऊं तो बताओ क्या होगा हमारे पास। ये हमारे पास यहां से हमारे पास क्या थी भाई, आयन सोर्स। ठीक है, हमारे पास आयन सोर्स। और यहाँ बताओ फिर क्या आएगा हमारे पास, जैसे ये आयन सोर्स, ये जो बीम ऑफ आयंस है, ठीक है, बीम कहाँ एंटर करेगी, मैग्नेटिक सेक्टर में। भाई इस बीम के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग मास की क्या होती हैं, आयंस। इस बीम में क्या होती है, अलग अलग आयंस की, अलग अलग मास की क्या होती हैं, आयंस। तो जब ये बीम यहाँ एंटर करती है तो आपने पढ़ा होगा ना, चार्ज टू, अरे भाई कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो वो कर्व्ड फ्लाइट तय करता है, पता होगा ना आपको भाई। कोई चार्ज पार्टिकल जब कहाँ मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो स्ट्रेट नहीं, क्या बोलते, ट्रेवल कर सकता, पता होगा ना, आपने पढ़ा फिजिक्स में। अरे आप वेलोसिटी कंपोनेंट पूरा करते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं आता, वी एक्स और वी वाई। जब कोई चार्ज पार्टिकल कहाँ एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो स्ट्रेट लाइन तय नहीं करता, क्या करता, वो कर्व्ड फ्लाइट तय करता है। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो और उनमें जो और की जो क्या है ट्रेजेक्ट्री, उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो क्या है डिटेक्टर, तो फिर क्या होगा इसमें, तो और ये क्या हमारे पास क्या है, डिटेक्टर। सिंपल है आपको। तो क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, बीम ऑफ आयंस। ये बीम ऑफ आयंस जब यहाँ एंट्री करेगी इस मैग्नेटिक सेक्टर के अंदर तो वो अलग अलग आयंस क्या होंगी, अपने मास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, सेक्टर में अलग अलग वैल्यू पे डिफ्लेक्ट। कोई क्या हो जाएगी ज्यादा, भाई नॉर्मल तो क्या होगी ट्रेजेक्ट्री, नॉर्मल तो ये होनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि क्या है ये चार्ज पार्टिकल, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अपने मास के आधार पे क्या होंगे, अलग अलग एंगल पे क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट। और ये हमारे पास क्या है, डिटेक्टर। समझ गए बात। तो जो भारी आयन है वो तो यहाँ टक्कर मार जाएंगी। ठीक है, भारी आयन तो यहाँ टक्कर मार जाएंगी, हल्की आयन क्या होंगी, ज्यादा डिफ्लेक्ट, वो यहाँ टक्कर मार जाएंगी। आ गया ना आपको। तो ये इसका एक बेसिक क्या है, कंपोनेंट, बेसिक डायग्राम इसका ये सबसे बेसिक डायग्राम यही है। यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, आयन सोर्स, एक हमारे पास क्या होता है, एनालाइजर, और एक हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, डिटेक्टर। ठीक है बात, ओके। सोर्स, एनालाइजर एंड डिटेक्टर। अब भाई आपने इसको समझ लिया, अब आप थोड़ा इसको भाई, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब भाई प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल भाई क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ओके। देखो आप मानो भाई, मान लिया ये एक सड़क है भाई, अरे जो ये सेक्टर 14 वाली जो रोड है भाई, ये वाली है, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, और एक रोड ये है भाई, एक रोड तो ये है, एक रोड तो ये होगी, एक रोड तो ये, और एक रोड ये है। ठीक है बात। ये मान लो भाई यहाँ पर क्या है, ये सेक्टर 14 है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई, और सामने यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2। यहाँ पर क्या हमारे पास यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 है ना यहाँ पर भाई। ठीक है, अब मैं आपसे पर इसका प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करने से पहले, अरे भाई इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा एक बारी ये समझ लेते हैं ना कि भाई ये
काम कैसे करेगा ये? Isn't it? अरे बोलो, तो बताओ, तो यहाँ बताओ क्या है हमारे पास? तो आप ये मानो भाई, आप मानो अगर मान ली यहाँ पर भाई, अरे भाई मानो यहाँ पर जो आदमी रहते हैं भाई इस पूरे सेक्टर 14 के अंदर, उनको ये बोला जाए कि भाई यूनिवर्सिटी में भंडारा है, तो सारे क्या सोचेंगे भाई, भंडारे में जाके जिमेंगे। Isn't it? तो आप ये बताओ, तो जब यहाँ से एक पूरी एक क्या बोलते हैं, एक इनका एक जत्था बन जाएगा भाई लोगों का, ठीक है, जो पूरी भीड़ की शक्ल में कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के अंदर, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना, वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे ना आसानी से। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंखा लगा दें, भाई यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा क्या लगा दिया, फ़ैन, और ये फ़ैन इतना तेज़ है कि भाई ये बहुत स्पीड से एक एयर करंट यहाँ पर एक भाई एयर करंट यहाँ पर जनरेट करेगा। ये मतलब बहुत तेज़ हवा ये यहाँ पर फेंकेगा। अब हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये मानो कि जो हवा है ये सिर्फ कहाँ फ्लो करती है, इस रोड के ऊपर, ठीक है, बहुत प्रिसाइजली क्या करती है भाई ये हवा यहाँ पर ऐसे फ्लो करती है। Isn't it? अब बताओ क्या हमारे पास भाई, तो अगर हम इनको ये बोलें, बोलो भाई, अगर इनको ये बोलें कि आप ये बताओ भाई, नहीं अच्छा, अगर मान लो सेक्टर 14 में रहने वाले सभी इंसानों को भाई ये बोला जाए कि आप अपना वेट बताओ, तो सारे अपना वेट नहीं बताएंगे ना भाई। सेक्टर 14 में मान लिया बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको ये बोला जाए कि तुम अपना सभी अपना भाई वेट बताओ, तो सारे अपना वेट नहीं बता रहे भाई वॉलंटरली। ओके, तो भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने माने क्या किया, उन्होंने भाई एक दिन नहीं है यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर बुला लिए, अरे जो सेक्टर 14 से बाहर के हैं और जिनको अपना बॉडी वेट पता है, जिनको अपना बॉडी वेट मालूम है। तो मानो भाई कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है सेक्टर 14 के जो बाशिंदे हैं, निवासी हैं, उन सभी का वेट मालूम करना चाह रही है, लेकिन सभी अपना बॉडी वेट बताना नहीं चाहती, ठीक है। तो ये मानो भाई कि बताओ गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उन्होंने भाई वो बाहर से वॉलंटियर ले आई और यहाँ पर भाई इस पूरे रोड पे खड़े कर दिए, ठीक है, और उन सबको क्या बोले, बोलो भाई, और उन सभी को अपना वेट पता है, इन सभी वॉलंटियर को क्या अपना वेट मालूम है, और भाई उनके हाथ में एक चौक दे दिया, ठीक है, और ये बोले कि भाई तुम अब सारे कहाँ चलो, यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 की तरफ। तो जब सारे साइड चलेंगे तो उन्होंने क्या किया बताओ भाई, उसी टाइम उन्होंने फैन चला दिया, ठीक है। अगर ये फैन ना होता तो सारे के सारे कहाँ एंटर कर जाते, यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के अंदर। लेकिन अब क्योंकि फैन ऑन कर दिया है तो यहाँ तो ये ठीक आएंगे आदमी सारे, लेकिन जैसे यहाँ जहाँ कदम रखेंगे ये इस रोड के ऊपर भाई, ठीक है, तो जो बाहरी भरकम इंसान होगा वो तो फिर भी कहाँ पहुँच जाएगा भाई, यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के अंदर एंट्री कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा हल्का हो क्या होगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट, बोलो भाई, जो और हल्का हो क्या होगा, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट, और जो और हल्का हो क्या होगा, और डिफ्लेक्ट। नहीं समझे बात? तो इनके जो अलग अलग इनके क्या है बॉडी वेट, तो उनके अकॉर्डिंग तो सारे चल तो क्या रहे थे एक ही दिशा में, लेकिन भाई एयर करंट की वजह से सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट, अलग अलग पॉइंट पे क्या होंगे, ये पहुंचेंगे। और उन सभी के पास चौक है, तो उनको ये बोला गया है कि तुम जहां भी टक्कर मारो ना दीवार के ऊपर, ये जो दीवार है ना भाई इस रोड की साइड, जहां भी टक्कर मारो वहां पर ये लिख दियो कि तुम्हारा बॉडी वेट कितना है। नहीं समझे बात? तो भाई यहाँ पर तो क्या लिखा मिलेगा, तो भाई कोई मान लो यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के सामने टक्कर मारता बिल्कुल, उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहरी चीज़ को डिफ्लेक्ट करने का एयर से मुश्किल है। और जो हल्का फुल्का भाई वो यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको, 30-35 किलो, बोलो भाई। और यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको भाई, कोई 100-150 किलो। अरे भाई यहाँ पर मान ले क्या है 125 kg, यहाँ बताओ क्या हमारे पास 40 kg। भाई 40 kg के हल्के हल्के इंसान कहाँ टक्कर मारेंगे, दूर। अरे बात आपको पहले पड़ रही है? तो फिर तो पूरी जो ये दीवार है अब ये क्या हो रखी है, कैलिब्रेट। अरे भैया पूरी दीवार क्या हो रखी है अब, कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब क्या, हमको पता है कि भाई अरे भाई यहाँ पर, अरे भाई पे अलग अलग जगह पे क्या लिखा मिलेगा, कहीं पर क्या लिखा मिलेगा 40, कहीं पर क्या 41, कहीं पर 42। नहीं समझ बात? तुमको पता है कि 40 किलो का इंसान होगा वो यहाँ टक्कर मारेगा इस एयर करंट पे, बोलो भाई 50 किलो का यहाँ टक्कर मारेगा, 100 किलो का यहाँ टक्कर मारेगा, ठीक है। अभी मानो नेक्स्ट डे भाई, नेक्स्ट डे फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, सेक्टर 14 वाले
बाशिंदों को कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या है, भंडारा, सारे पहुंच लो वहाँ पर। तो भाई उन्हें क्या पता भंडारा नहीं है, वो गवर्नमेंट उनका बॉडी वेट मालूम करने के लिए उसकी ये चाल है। ओके, अब बताओ फिर क्या होगा। तो नेक्स्ट डे जैसे क्या होगा भाई, सारे सेक्टर 14 के लोग भाई एक भीड़ बना के जब चलेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे वो कहाँ पर कदम रखेंगे, इस रोड पे भाई ये फैन ऑन कर रखा है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। वो भाई कोई यहाँ जाके टक्कर मारे, कोई यहाँ जाके टक्कर मारेगा भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो जोन जहाँ टक्कर मारेगा गवर्नमेंट के भाई जो एम्प्लॉय वो अपने आप नोट कर लेंगे, इसने यहाँ टक्कर मारी इसका वेट ये है, इसने यहाँ टक्कर मारी इसका वेट ये है भाई, क्योंकि दीवार पहले से क्या कर रखी है, इस दीवार को पहले से क्या कर रखा है, कैलिब्रेट, इससे पहले दिन, इजंट इट। तो भाई तो क्या उनके बिना बताए उनका मास हमको मालूम पड़ जाए क्या। अब कोई मान ले भाई कोई सेक्टर 14 से कोई आया है और यहाँ टक्कर मार रहा है और यहाँ पर दीवार पे लिखा क्या, वो मान लिया 45, हम समझ गए इसका वेट कितना है 45, क्योंकि पहले दिन 45 केजी वाले ने यहीं टक्कर मारी थी। तो इनमें एक सा क्या डिफ्लेक्शन, तो एक सा क्या इनका बॉडी वेट, बात आपको पहले पड़ी। तो एग्जैक्टली तो भाई क्या यहाँ पर आप अलग अलग बॉडी वेट के इंसानों को कैरेक्टराइज कर सकते हो भाई, उनके बॉडी वेट के आधार पे क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हो क्या, है ना। हल्के फुल्के आदमी यहाँ पर बोलो भाई, और भारी भरकम यहाँ पर, इजंट इट। तो मैं आपको बताऊँ मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल भाई कम बेश यही होता है क्या, अरे बोलो भाई मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल भाई बताओ क्या होता है। अरे भाई मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल ऐसा ही होता है, कैसे। अब आपने जो भाई अभी आपने अब इसका हम नहीं जो भाई, अरे भाई अभी आपने इसका जो क्या बोलते हैं डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। अब उस डायग्राम को आप एक बार रिविजिट करो, लेकिन वर्किंग के पैटर्न में, ठीक है बात। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ बताओ क्या था, एक मैग्नेटिक सेक्टर, यहाँ हमारे पास क्या था, एक मैग्नेटिक सेक्टर, और यहाँ हमारे पास क्या था, बोलो भाई आयन सोर्स, ओके। और यहाँ बताओ हमारे पास क्या था, तो फिर डिटेक्टर, इजंट इट। तो मैं आपको बताऊँ भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है इवेपोरेशन। क्या भाई, अब हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहला स्टेप होता है सैंपल इवेपोरेशन, क्योंकि सैंपल को आपने किस में लेके आना होता है, गैसियस फेज में। सबसे पहले आपने भाई सैंपल को किस फेज में लेके आना होता है, गैस फेज में, ओके। तो मानो भाई यहाँ पर हमारे पास एक असेंबली और है, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पर जो कंपाउंड लिया है उसको आप हल्का सा हीट कर दो अंडर वैक्यूम। क्या भाई, अंडर वैक्यूम। क्यों भाई, अगर आपने उसको ज़्यादा हीट किया भाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर उनके मास के आधार पर आयंस क्या होंगी, सेपरेट। तो अगर मान लिया आपने किसी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम लेना है भाई, सबसे पहले आप सैंपल को तैयार करोगे मास स्पेक्ट्रम के लिए। तो मास स्पेक्ट्रम के लिए सैंपल को तैयार बताओ कैसे करते हैं, बताओ मास स्पेक्ट्रम में भाई सैंपल को तो बताओ भाई कैसे तैयार करते हैं, कैसे भाई। पहले आपने उसको वेपराइज करना, बहुत थोड़ा सैंपल वेपराइज करना है, ओके। अगर आपका कंपाउंड ऑलरेडी क्या है, गैस फेज में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसियस फेज वाला ही है तब तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। लेकिन अगर गैस फेज का नहीं है, लिक्विड फेज का या भाई सॉलिड फेज का है, तो आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, वेपराइज करना है, ठीक है, ओके। और आपने उसको इवेपोरेट करना है, और बहुत थोड़ी अमाउंट लेनी है, थोड़ी सी अमाउंट लेके उसको अंडर वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम लगा के तब उसे क्या करो भाई, वेपराइज। क्योंकि आपको पता है अगर ऊपर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, अगर ऊपर एयर का प्रेशर, तो आपको पता है ज़्यादा प्रेशर पे किसी चीज़ को इवेपोरेट करना क्या होता है, ज़्यादा हीट लगती है, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट। तो भाई अगर हम ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर दें, ऑलमोस्ट वैक्यूम, तो बॉइलिंग पॉइंट या जो भाई क्या है हमारे पास सब्लिमेशन पॉइंट, वो कम नहीं हो जाएगा, वो चीज़ आसानी से क्या हो जाएगी, थोड़े टेम्परेचर पे वो भाई क्या हो जाएगी, इवेपोरेट। आपको हो गया भाई ज़्यादा टेम्परेचर की यहाँ पर दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत ये है अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर आपने इस्तेमाल किया ना, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट कर सकते हैं,
क्या? तो जिस कंपाउंड का आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना चाह रहे हो वो का स्पेक्ट्रम ना आए, मैं तो क्या हमारे पास भाई क्या पता ज़्यादा आपको बताओ ना, एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्या भाई उसमें क्या होते हैं हमारे पास, थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन। अरे भाई जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आती है, हीट से, बताओ ना आपको भाई, हीट से हमारे पास कहते हैं रीअरेंजमेंट्स। तो भाई क्या वहाँ पर अगर आपने ज़्यादा हीट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है वो और किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना चाह रहे हो वो स्पेक्ट्रा ना आए, किसी और कंपाउंड का स्पेक्ट्रा आएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, गलत। नहीं समझे बात? तो पहली बात तो आपने इसको इवेपोरेट कैसे करना होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसके ज़रूरी कि आप क्या रखो, वैक्यूम बना के रखो पर भाई, समझे बात? और दूसरा आपने बहुत थोड़ा सैंपल लेना होता है, बहुत थोड़ा सैंपल, आपको बहुत थोड़ा सैंपल क्यों लेना होता है भाई? अगर आपने ज़्यादा सैंपल ले लिया तो उसकी दिक्कत है, बताओ क्या भाई? अगर आपने ज़्यादा सैंपल ले लिया तो आयंस भी क्या बनेंगे आगे, ज़्यादा, और ज़्यादा आयंस बनेंगे भाई, तो क्या वो आपस में टकरा के नए क्या बोलते हैं और भारी आयन तैयार नहीं कर सकती क्या? अरे भाई क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्या ले ली कंसंट्रेशन, ज़्यादा अमाउंट आपने सैंपल ले लिया, तो पार्टिकल्स के आपस में टकरा के नए कंपाउंड बनाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे भाई। और हम क्या चाहते हैं कि जो कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं वो कंपाउंड अपनी शेप चेंज ना करे, तो थोड़ा सा सैंपल लेके उसे अंडर वैक्यूम क्या करते हैं, उसको भाई हीट करके इवेपोरेट कर लेते हैं। बात आपको पहले पड़ी। उसके बाद तो क्या होता है इसको, उसके बाद आपने इस पूरे आपने जो है हमारे पास जो गैसीय सैंपल है, उसके बाद आपके पास जो गैसीय सैंपल है उसको आपने एक्सेलरेट करना होता है, बोलो भाई, ठीक है। और जब वो गैसीय सैंपल भाई ट्रैवल कर रहा है किसी ट्यूब से, अरे मान ले भाई मान लिया आपने सैंपल क्या कर दिया, सैंपल को आपने इवेपोरेट कर दिया, ठीक है। मान लिया यहाँ पर क्या हमारे पास भाई सैंपल आपने इवेपोरेट कर दिया, उसके बाद उसको एक ट्यूब से वो आपने भाई उसको पास करना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने करना आयनाइज। अब भाई आयनाइज करने के तरीके होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन बीम, एक होता है केमिकल आयनाइजेशन। क्या? इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए या केमिकली आयनाइज करना। तो इलेक्ट्रॉन बीम सबसे क्या है पॉपुलर मेथड। तो भाई जो गैस है, अब वो गैस मान ले यहाँ पर वो गैस ही सैंपल मान ले यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या डालते हैं, एक 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम। क्या? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम, यानी बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से आप इसके ऊपर स्ट्राइक करते हो, ठीक है। तो आप बताओ भाई, तो जब ये सैंपल ऐसे ट्रैवल कर रहा था, इसके ऊपर हमने किसे स्ट्राइक कर दिया, एक 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम से, भाई इलेक्ट्रॉन बीम से, समझे बात? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन से, तो आप कहोगे इतने हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से क्यों स्ट्राइक करते हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने मूवीज देखोगे, मूवीज भैया आप बताओ, अगर मान लिया, देखो अगर मान लिया कोई तरबूज है, कोई क्या भाई तरबूज, अगर एक तरबूज के ऊपर हम भाई एक बुलेट फायर करते हैं, बोलो भाई, तो वो जो बुलेट है उसकी एनर्जी अगर थोड़ी हो, नहीं तरबूज पे अगर आपने एक तरबूज मान लिया, यहाँ पर एक तरबूज रखा है, अगर उसको भाई मैं एक टॉय गन से फायर करूँ, तो टॉय गन की जो बुलेट होती है, अरे वो भाई मणका सा होता है, इजंट इट? तो भाई बताओ, टॉय गन की जो बुलेट है भाई वो तरबूज पे स्ट्राइक करेगी और उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी काफ़ी हद तक, वो पार ना निकल पाए, या तो टकराए गिर जाएगी, यानी तरबूज में वो कोई चेंजमेंट लेके नहीं आएगी, या भाई ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तरबूज के अंदर घुस जाएगी भाई, लेकिन उसके पार नहीं निकल पाएगी। कुछ बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर आप एक तरबूज के ऊपर एक रियल बुलेट फायर करते हो, तो उस रियल बुलेट का मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो वो बुलेट उस तरबूज से तो पार निकल जाएगी, बोलो भाई, लेकिन तरबूज का भी कुछ हिस्सा उससे बाहर निकाल देगी। भाई तरबूज से बुलेट तो पार निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा तरबूज भाई, उसका बिल्कुल थोड़ा सा मैटर भाई अपने साथों बाहर निकाल जाएगी ना, नहीं आपको है? यानी यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है ना तो एब्जॉर्ब हुआ, भाई यहाँ पर जो हमारे पास क्या है प्रोजेक्टाइल, ना तो क्या हुआ एब्जॉर्ब,
और उसने टारगेट के अंदर चेंजमेंट भी कर दिया, isn't it? इसीलिए अब आप इसको भाई तरबूज को आप हटा दो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, अब तरबूज को आप भाई किससे रिप्लेस कर दो, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और बुलेट को आप किससे रिप्लेस कर दो, किसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। तो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मान लिया M क्या हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन तो पार निकल जाएगा, बोलो भाई, लेकिन साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल ले गया। अरे बोलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, जो इलेक्ट्रॉन फायर किया था वो तो निकल ही गया पार, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रॉन और भी निकाल ले गया। तो हमारे पास वो तो क्या बच गया, हमारे पास M+ आयन, इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा है पेरेंट आयन, क्या बोलते हैं इसको, नहीं बता आपको पहले पढ़ी, फिर बोलो भाई। तो ये फिर नेक्स्ट स्टेप का आपका क्या था, आयनाइजेशन, यानी आप केमिकली या इलेक्ट्रॉन बीम से आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देना भाई, आयनाइज। भाई अगर एक तरबूज के ऊपर एक बुलेट फायर होती है तो बुलेट तो पार निकल जाएगी, लेकिन तरबूज में से कुछ मटेरियल भी निकाल ले जाएगी, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर आप भाई इसके ऊपर क्या फायर करते हो बताओ, बोलो भाई, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फायर करते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा ये, तो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एक आयन। लेकिन उस आयन में और उस मॉलिक्यूल में रत्ती भर भी अंतर नहीं होगा, सिर्फ एक चीज छोड़ के, क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ क्या होगी, +M, इजंट इट। इसको बोलते हैं पेरेंट आयन, नहीं है क्या आपको। और भाई उसके बाद तो बताओ फिर क्या होता है, फिर जो हमारे पास बीम ऑफ आयन होती है, अभी फिर होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट बताओ फिर यहाँ पर तो बताओ फिर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने पेरेंट मॉलिक्यूल को, पेरेंट आयन जो हमारे पास थी, तो काम करो आप, मॉलिक्यूल आप क्या मान लो RS, मॉलिक्यूल आप क्या मान लो भाई RS, ठीक है बात। अरे रिएजेंट सबस्ट्रेट समझे बात भाई, ये मानो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, RS है, तो RS मॉलिक्यूल पे किसने फायर किया, इलेक्ट्रॉन बीम ने, तो बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा, एक और निकाल ले जाएगा, क्या बन जाएगा RS प्लस, हमको पता नहीं भाई ये प्लस कहाँ है अभी, ठीक है बात। तो हमारे पास क्या बन जाएगा RS+, इसको बोलेंगे पेरेंट आयन। अब जो पेरेंट आयन होगी ना, इसका बताओ फिर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। क्यों भाई, देखो आपको बताऊँ, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स बनते हैं, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड, जो आयंस बनती हैं, जो कैटायंस बनती हैं, वो भाई काफ़ी स्टेबल होती हैं, इजंट इट, बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ऐसी आयन बन जाती हैं जो आपको जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगी। आपको ऐसा क्यों भाई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ऐसी कैटायंस भी बन जाती हैं जो आपको जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती। उसकी बताओ वजह क्या होती है भाई, क्योंकि आप यहाँ पर एक स्टेबल, आप बताओ, मान लें हमारे पास क्या है, हमारे पास CH3 हमारे पास एक क्या है, इथेन मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में क्या भाई स्टेबल, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं है ना। लेकिन भाई आप एक हाई एनर्जी बीम से फायर करके इसको, इसमें से आप ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी यहाँ पर जो आयन आप बना रहे हो इलेक्ट्रॉन बीम फायर करके, ये एक तरह से भाई अपने आप नहीं बन रही है, हमने इसको भाई आर्टिफिशियल बनाया है, समझे बात भाई। क्योंकि अदरवाइज इथेन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी नहीं होती ना, तो CH3 आयन कभी नहीं बनती ना। अरे बोलो भाई, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम एटम है, सोडियम एटम से सोडियम आयन बनती है, बोलो भाई, लेकिन इथेन मॉलिक्यूल से इथेन आयन नहीं बनती भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, नहीं समझे बात। लेकिन यहाँ पर बन सकती इथेन आयन, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप नहीं बनती भाई, हमने इसको किसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से स्ट्राइक आउट तब बनाया इसको, बात आपको पहले पड़ रही है। तो जनरली जो आयंस आपको कहाँ देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पर आपको वो आयंस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको फोर्सफुली आयंस तैयार करते हो, किसी इलेक्ट्रॉन बीम से
फायर करके सैंपल को। बात आपको पहले पड़ी। तो भाई अब आप मुझे तो हमारे पास जो क्या है ये आर एस, हमारे पास क्या है जो भाई आर एस जो क्या बना हमारे पास आर एस कैटायन क्या बनी आर एस, और हमको पता नहीं भाई कि चार्ज है किसके ऊपर, तो आप क्या बोलो सिंपली आर एस प्लस। तो जो भाई आर एस प्लस है, अब ये अनस्टेबल क्या ये मान लिया अनस्टेबल, जरूरी नहीं कि हमेशा अनस्टेबल ही हुई, ठीक है बात, लेकिन भाई जनरली क्या होती है अनस्टेबल ही होती है, ठीक है। तो क्या होगा ये बोलो भाई, मतलब ये कई बार क्या होती है अनस्टेबल तो होती है, लेकिन कई बार क्या होती है मोस्ट अनस्टेबल, सॉरी कई बार क्या होती है मोस्ट स्टेबल, कई बार मोस्ट स्टेबल ना भी होती। अरे भाई क्योंकि ये जो पेरेंट आयन है फिर ये और आयंस में टूटेगी, ये क्या होगा हमारे पास ये अनस्टेबल आयन होगी, क्या होगी अनस्टेबल, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपली आयनाइज करने से क्या बनेगी अनस्टेबल आयन, ठीक है बात। तो ये अनस्टेबल आयन तो फिर क्या करेगी ये टूटेगी और आयंस में, उनको बोलते हैं फ्रेगमेंट आयंस, क्या बोलते हैं उनको फ्रेगमेंट आयंस, ठीक है बात। तो जो आर एस है आर एस प्लस, तो भाई ये जा सकती है बताओ क्या, एक तो क्या होगा रेडिकल आर रेडिकल और एस कैटायन, एक तो क्या पॉसिबिलिटी है आर रेडिकल और मतलब भाई ये, अरे भाई आपको पता होगा एक नहीं आएगा आपको, अरे भाई यहाँ पर कोई अगर इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे पेयर्ड थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो अब अगर इसमें क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दिया तो यहाँ पर एक क्या रह जाएगा, एक तो अनपेड रह जाएगा, नहीं समझे बात, एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा ओड इलेक्ट्रॉन, तो या तो क्या होगा ये पॉजिटिव किसके ऊपर पहुंच जाए एस के ऊपर, और ये क्या हो जाए हमारे पास बोलो भाई रेडिकल आर रेडिकल एस कैटायन, या वो तो क्या पॉसिबिलिटी है आर कैटायन प्लस क्या हो सकता है एस रेडिकल, आर कैटायन एस रेडिकल, या बताओ क्या सकता है आर क्या सकता है रेडिकल कैटायन, क्या भाई रेडिकल कैटायन प्लस एस मॉलिक्यूल, या फिर एस रेडिकल कैटायन प्लस आर मॉलिक्यूल। रेडिकल में बोल रहा हूं इस बात के आधार पे, समझ गए बात। अरे ये जिसके पास क्या ओड इलेक्ट्रॉन, भाई जिसके पास क्या हो ओड इलेक्ट्रॉन, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो चार पॉसिबिलिटी है, नहीं समझे बात, तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो आप भाई ध्यान से देखो, तो ये जो चीज़ होगी रेडिकल ये तो क्या न्यूट्रल है, तो ध्यान रखियो मास स्पेक्ट्रम में आपको न्यूट्रल स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी भाई, वो बनती बेशक लेकिन वो डिटेक्ट ना हो। तो आर प्लस आर रेडिकल और एस प्लस में से कौन स्पीशीज डिटेक्ट होगी, कौन सी एस पॉजिटिव, नहीं है क्या आपको। तो भाई हमारे पास जो क्या बोलते हैं पेरेंट आयन बनती है ना वो क्या होती है तो अनस्टेबल, तो भाई वो दूसरी आयंस में टूटना शुरू कर देगी जिनको हम क्या बोलते हैं फ्रेगमेंट आयंस। तो हमारे पास जो अनस्टेबल आयन है वो और आयंस में टूटना शुरू कर देगी जिनको हम क्या बोलते हैं फ्रेगमेंट आयंस, ठीक है बात। अरे बोलो भाई ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई, और जो सबसे क्या होगा स्टेबल फ्रेगमेंट आयन भाई, क्योंकि बताओ अब भाई हमारे पास क्या होगा, तो शुरुआत में तो जो बीम होगी भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है गैसियस, सॉरी हमारे यहाँ पर क्या हमारे पास सैंपल अब क्या कर दिया इवेपोरेट कर दिया, अब ये सैंपल की वेपर ट्रैवल कर रही है, इस पे आपने किससे फायर किया इलेक्ट्रॉन बीम से, ये क्या होगी आयनाइज। अब ये आयनाइज्ड जो क्या है बीम इसमें क्या पेरेंट आयन है, तो पेरेंट आयन तो क्या करेंगे ये फ्रेगमेंट आयन में टूट जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि सारी पेरेंट आयन टूटे भाई, हो सकता 30% क्या हो जाए भाई, हो सकता है 70% पेरेंट आयन क्या हो जाए फ्रेगमेंट आयन भी टूट जाए, और 30% पेरेंट आयन क्या हो जाए रह जाए भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो मैं आपको बताऊं एक तो यहाँ पर कौन सी हुई पेरेंट आयन, लेकिन फ्रेगमेंट आयन कई तरह की पॉसिबल है, क्योंकि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा बॉन्ड कहीं से टूटेगा भाई, किसी पेरेंट आयन में बॉन्ड कहीं से टूटता है, किसी में भाई क्योंकि जो ईज ऑफ फ्रेगमेंटेशन वो अलग क्या होती है अलग अलग होती है, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। ईज ऑफ फ्रेगमेंटेशन बताओ क्या होती है भाई, बताओ। अरे भाई ईज ऑफ फ्रेगमेंटेशन तो क्या होती है अलग अलग होएगी, इजंट इट। तो क्या हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, तो भाई हमारे पास जो बीम होएगी तो लास्ट में हमारे पास जो बीम बनेगी उसमें क्या होंगी, उसमें पेरेंट आयन तो है ही है, उसमें कई तरह की क्या है फ्रेगमेंट आयन, उसमें कई तरह क्या भाई, तो एक तो कौन से हमारे पास पेरेंट आयन,
एक उसमें तो क्या मान लिया, बोलो भाई फ्रेगमेंटाइन 1, फिर क्या फ्रेगमेंटाइन 2, फिर क्या फ्रेगमेंटाइन 3। ये मानो भाई अगर 3 तो क्या बन गई फ्रेगमेंटाइन, और एक क्या बन गया हमारे पास भाई पेरेंटाइन। तो हमारे पास टोटल क्या 4 टाइप के आयन है जिनके मास क्या है अलग अलग, जिनका चार्ज क्या है सेम। तो अब ये जो बीम होती है ना, अब हमारे पास क्या भाई बीम है। और एक बात और, अगर मान लिया ये F2 फ्रेगमेंटाइन सबसे क्या है स्टेबल, ये मानो भाई F2 फ्रेगमेंटाइन का सबसे स्टेबल, तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और ये क्या रहेंगी कम अमाउंट में। अगर पेरेंटाइन ही क्या है सबसे स्टेबल, भाई पेरेंटाइन ही क्या है सबसे स्टेबल, तो बताओ हम क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगी कम अमाउंट में। बस कहने का मतलब ये है कि इस बीम के अंदर कई तरह की हमारे पास क्या होंगी आयंस। भाई इस बीम के अंदर कोई एक तरह की आयन ना हो, इसके अंदर क्या होंगी मल्टीपल टाइप्स ऑफ आयंस। ओके नहीं है क्या आपको भी। तो ये जो हमारा जो पूरी ये तो फिर भाई ये अलग अलग आयन, तो ये पेरेंटाइन और फ्रेगमेंटाइन यहाँ से एंट्री करती है, यहाँ से निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं आयन सोर्स। ठीक है बात। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाई अब बताओ क्या हुआ, तो जब ये कहाँ पहुँचेंगी, अरे बोलो भाई ये मानो ये इतनी लेंथ होती है, कोई पेरेंटाइन यहाँ पर जिनको टूटना हो ना वो टूट जाए, तो उसके बाद तो कहाँ एंट्री होती है मैग्नेटिक सेक्टर में। तो मैग्नेटिक सेक्टर में एक तो पेरेंटाइन एंट्री करती है और कई सारी टाइप की फ्रेगमेंटाइन एंट्री करती है। अब इन सभी का मास क्या है अलग अलग और इनका चार्ज क्या होता है सेम, तो इनका m/z क्या है अलग अलग भाई। अब आपने पढ़ा होगा भाई, अब आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, पता हो ना आपको भाई, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आपको पता हो भाई। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कर्व्ड फ्लाइट रहता है, मान लिया ऐसे भाई जैसे का एंट्री करता है ये, अरे बोलो भाई मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करती क्या भाई घूम जाएगा ना भाई। चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसी फ्लाइट लेता है कर्व्ड फ्लाइट, इजंट इट। अरे बोलो और भाई, तो और जो कर्व फ्लाइट आएगी अगर मैं उसको एक्सपेंड करूं, मान लो भाई ये है, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं ऐसे, अरे बोलो भाई मान लिया ऐसे मुड़ गया, अगर उसको ऐसे घुमा दूं भाई पूरा, तो क्या बन गया मेरे पास एक सर्कल, और ये क्या इसका रेडियस क्या इसका ये, तो जो ये डिफ्लेक्शन का रेडियस होता है, डिफ्लेक्शन का रेडियस, ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। क्या भाई मास के ऊपर भाई, नहीं है क्या आपको, अरे भैया डिपेंड करता है मास के ऊपर, इजंट इट। तो ज्यादा मास तो क्या होगा ज्यादा डिफ्लेक्ट, और कम मास तो क्या होगा कम डिफ्लेक्ट। तो आप ये बताओ, तो सबसे ज्यादा बताओ यहां पर कौन डिफ्लेक्ट होएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि डिफ्लेक्शन का रेडियस बताओ भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, अरे भाई डिफ्लेक्शन का रेडियस बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। और चार्ज क्या होता है बताओ, चार्ज क्या होता है इनवर्सली, मास का तो क्या होता है भाई, जो डिफ्लेक्शन क्या होता है रेडियस, वो मास के तो क्या होता है डायरेक्टली, और चार्ज क्या होता है इनवर्सली। मतलब अगर ज्यादा क्या होगा चार्ज तो रेडियस क्या होगा कम, बोलो भाई। और आप मुझे दो भाई यहां पर ज्यादा रेडियस किसका है, अरे बोलो भाई नहीं बता आपको पहले पड़ रही क्या, सिंपल सी बात है, अगर मान लिया किसी का ज्यादा मास है तो उसका रेडियस क्या आएगा ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा रेडियस होने मतलब क्या है कम डिफ्लेक्शन। भाई ज्यादा रेडियस होने मतलब क्या होता है कम डिफ्लेक्शन, और जितना क्या होगा हमारे पास कम रेडियस। आप फर्ज करो मान लीजिए ये है, बोलो भाई अगर ये थोड़ा क्या हो डिफ्लेक्ट तो ज्यादा क्या बनेगा रेडियस, और थोड़ा क्या होता होगा और ज्यादा क्या हो डिफ्लेक्ट, एकदम से मुड़ जाए, नहीं बता आपको पता पड़ रही क्या। अरे बोलो भाई तो ज्यादा शार्प टर्न कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, बताओ भाई।
नहीं पता आपको पहले पड़ी? तुम क्या बोलेंगे? बाहरी पार्टिकल क्या होते हैं? बाहरी पार्टिकल से घूमने का जो क्या होगा सर्कल, उसका रेडियस क्या होगा? ज़्यादा। बोलो भाई। भाई सिंपल सी बात है, बाहरी पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? कम डिफ्लेक्ट कर पाएगा, और हल्के पार्टिकल्स को ज़्यादा। तुम क्या बोलेंगे? ज़्यादा रेडियस क्या होगा? हैवी पार्टिकल की, यानी हैवी पार्टिकल्स क्या होंगे? ज़्यादा रेडियस मतलब कम डिफ्लेक्शन, और भाई हल्के पार्टिकल कम रेडियस मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन। और चार्ज क्या होगा? ज़्यादा चार्ज क्या होगा? बोलो भाई। कम रेडियस मतलब भाई ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ज़्यादा। अरे भाई आर का मतलब क्या है? ज़्यादा आर क्या होता है? कम डिफ्लेक्शन। कम आर क्या होता है? भाई देखो क्या भाई, यहां पर आर क्या है? कम नहीं क्या? तो यहां पर बहुत शार्प क्या टर्न, समझो? तो ज्यादा आर क्या मतलब क्या होता है? कम डिफ्लेक्शन। और कम आर का मतलब क्या है? मोर डिफ्लेक्शन। तो सिंपल सी बात यह है कि मैग्नेटिक सेक्टर क्या कहते हैं इनको अब, क्योंकि सभी आयंस का चार्ज क्या होता है? सभी आयंस का चार्ज क्या मान रखा हमने भाई? हमने इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी इतनी सिलेक्ट की है, हमने भाई इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी इतनी सिलेक्ट की है कि कितना है हमारे पास डिफ्लेक्शन, सॉरी चार्ज हमारे पास क्या है भाई? ऑलमोस्ट सबका 1 पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारे पास? 1 पॉजिटिव है भाई, ठीक है। तो तुम क्या बोलेंगे? यानी यहाँ पर ये बताओ फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। तो ज़्यादा मास से क्या होगा? कम डिफ्लेक्शन। और कम मास वाले क्या होंगे? ज़्यादा डिफ्लेक्ट। सिंपल बात है। अर्थात बताओ क्या देगा हमारे पास ये? बस सिंपल बात है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या? मैग्नेटिक सेक्टर। और यहाँ से तो क्या हमारे पास? आयन आई है। तो बताओ क्या हमारे पास ये? तो भारी आयन क्या होंगी? कम डिफ्लेक्ट। हल्की आयन क्या होंगी? ज़्यादा डिफ्लेक्ट। और ये क्या है? डिटेक्टर। तो भाई कम डिफ्लेक्ट, सॉरी ज़्यादा डिफ्लेक्ट, और भाई कम। अगर मैं इनको बढ़ाऊं तो इसका रेडियस क्या होगा? बहुत ज़्यादा भाई, है ना? तो हम क्या बोलेंगे भाई? जैसे भाई उस रोड पे क्या था? भारी इंसान क्या होंगे? कम डिफ्लेक्ट। हल्के इंसान क्या होंगे? ज़्यादा डिफ्लेक्ट। तो सिमिलरली भाई यहाँ भी क्या होगा? जो अलग अलग आयंस हैं, पेरेंट आयंस और फ्रेगमेंट आयंस भाई, वो अपने m/z के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी? डिफ्लेक्ट। और अलग अलग वैल्यू पे स्ट्राइक करेंगे, समझे बात? और भाई डिटेक्टर पे वो जहाँ स्ट्राइक करती हैं उसके बेसिस पे हम बताओ क्या मालूम कर सकते हैं? बताओ भाई उनका m/z। नहीं आएगा आपको? भाई आप इसके बेसिस पे कहाँ स्ट्राइक करती हैं, आप उनका m/z मालूम कर सकते हो। नहीं आएगा आपको? ओके। तो मेरे ख्याल से आपको इसका प्रिंसिपल आपको मालूम पड़ेगा इसका। भैया आपको इसका प्रिंसिपल मालूम पड़ा कि नहीं आया? आ गया आपको ये? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, क्या हमारे पास? रिकॉर्डिंग द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन। अब एक सिंपल एग्जांपल से हमने एक बार अरे भाई हमें एक बार सिंपल एग्जांपल से इसकी वर्किंग को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमारे पास क्या है? अच्छा एक बात और भाई, वो जो हमारे पास क्या था? आयनाइजेशन। भाई हमारे पास क्या था? आयनाइजेशन। उसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ड्यूरिंग आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकलना है ना भाई। ड्यूरिंग आयनाइजेशन का क्या होना है? इलेक्ट्रॉन निकलना है मॉलिक्यूल से। भाई जब तक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा एक, ये क्या नहीं बनाएगा? M+, यानी पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करते मॉलिक्यूल को तो सबसे इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? तो आपने ये गैस करना है भाई, आपने ये गैस करना है कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो सबसे इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बताओ कौन सा भाई? तो इनकी ईज क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग। क्या बोलो भाई? उससे कम बताओ क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। और सबसे मुश्किल से बताओ कौन सा निकलेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। नहीं आएगा आपको? तो ध्यान रखियो भाई, हमारे पास सबसे ज्यादा ईज बताओ किसकी? हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलने की किसकी भाई? नॉन बॉन्डिंग की। फिर तो किसकी है? पाई बॉन्डिंग की। यानी अगर मैं बात करूं एसीटोन की, CH3
COCH3। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम से फायर करें तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज। तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसमें किसी सिग्मा बॉन्ड से, किसी पाई बॉन्ड से, कि ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग से। तो चांसेस क्या होंगे यहाँ पर, ये कहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग से। नहीं है आपको, तो कोई आपको बोल दो भाई क्या इथेन में अगर हम क्या बनाएं, मॉलिक्यूलर आयन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ मजबूर में तो कहाँ से निकलना है, ये सिग्मा बॉन्ड से भाई, इजंट इट। अब आप एक बात सोच सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर ये भाई जुड़ा कैसे रहेगा। फर्ज करो भाई मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या है, CH और H। मैं ये कह दूँ भाई कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था ना, अरे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा भाई, क्योंकि आपको पता है एसीटोन में, आपको ये पता है एसीटोन के अंदर कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं, और ना यहाँ पर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर पाई वाला या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल के सिस्टम को आप आयनाइज नहीं कर सकते भाई, इजंट इट। तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा, सिग्मा ऑर्बिटल से भाई। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर आपने एक सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बॉन्ड टूट नहीं जाएगा क्या, है ना, ये मॉलिक्यूल पूरा कैसे रहेगा। फिर तो आपके अकॉर्डिंग तो भाई फिर तो पेरेंट आयन बचनी ही नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन पेरेंट आयन यहाँ बचेगी, क्योंकि ये लेविस थ्योरी में क्या होता है कि एक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए हमको, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई लेविस थ्योरी में क्या होता है कि एक बॉन्ड के लिए हमको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पता होगा ना आपको, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होते हैं, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड से कम में काम चलता है। भाई याद रखो, जरूरी नहीं होता कि 2 बॉन्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन, कोई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई ज़रूरी ना होता भाई, समझे बात। इवन आपको हो गए, हाँ लेविस कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, ज़रूरी। लेविस कॉन्सेप्ट के अलावा कहीं पर भी ज़रूरी नहीं होता ना, क्यों होता है। इवन वैलेंस बॉन्ड थोड़ी इस बात को नहीं बोलती कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, अब मैं कहूँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या भाई, तो 3 सेंटर हुए तो बॉन्ड कितने हुए भाई, सेंटर वापस क्या हुए, 3 हुए ना, और बॉन्ड कितने वापस, 3 सेंटर हैं। अरे भाई A B और C 3 सेंटर हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 2। बोलो भाई, नहीं तो क्या था हमारे पास भी, अरे भाई हमारे पास एक बॉन्ड में क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन भाई, नहीं चाहिए आपको, लेकिन 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 बॉन्ड बने ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 भाई, तो इनके आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पर। तो आपको पता होगा ना, अरे हमने आपको पढ़ा बोरेन के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या होता है, पर बॉन्ड भाई, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं। अगर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 सेंटर और 2 ही क्या इलेक्ट्रॉन, तो आगे ना पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 3 सेंटर 2 में क्या भाई, 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड से क्या बन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहे, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहे, यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, यहाँ क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड, नहीं आपका क्या, बोलो भाई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को प्रूव, इसको अब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती कि भाई एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए, ठीक है बात। लेकिन आपको पता होगा एमओ थ्योरी, क्या भाई, एमओ थ्योरी, क्या H2+ आयन एग्जिस्ट करती है, H2+ आयन क्या होता है, सिग्मा 1s 1 और सिग्मा स्टार 1s 1, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो इसका, सॉरी सिग्मा स्टार 1s 0। H2+ आयन क्या होती है, सिग्मा 1s 1 एंड सिग्मा स्टार 1s 0, तो बॉन्डिंग 1, एंटी बॉन्डिंग 0, 1 - 0/2 कितना है, आधा आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर भाई। और आपको पता है एमओ थ्योरी में तो किसी बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ो भाई, उससे भी कम में काम चल सकता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पर 1 से 0.5 से कम भी आते हैं,
भाई बॉन्ड ऑर्डर 1 आई तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2 आई तो क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए 0.5 से भी कम आ जाए तो 1 से भी कम होगा भाई। तो ये बात मैं सोचियो कि बॉन्ड बनाए रखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, 1 में कम चल जाएगा, 1 से कम भी कम, 1 से कम इलेक्ट्रॉन में भी कम चल जाएगा, वो 1 तोड़ना नहीं है, क्लाउड उसका, उसकी डेंसिटी पार्शियली वहाँ पर आ जाए, नहीं आएगा आपको। तो मैं सोचियो कि बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो भाई ये कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करेगा, ध्यान रखियो भाई, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकिन तब भी क्या रहेगा ये इथेन आयन, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, अच्छा बेंजीन को अगर हम आयनाइज करें, अगर बेंजीन को हम आयनाइज करें तो बहुत चांसेस क्या होंगे कि आयन किससे बनेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलने से। अगर बेंजीन को आप आयनाइज करते हो तो भाई बहुत चांसेस क्या है, आयन कहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, पाई से, इजंट इट। अरे बोलो, तो भाई अब एक सिंपल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं हम, ताकि थोड़ा आप इससे फैमिलियर हो जाओ भाई, ठीक है, ओके। मान लिया आपने भाई एसीटोन का आपने स्पेक्ट्रा पढ़ना है, किसका भाई, एसीटोन का, ठीक है। तो बताओ क्या होता है हमारे पास, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है ना हमारे पास, ये क्यों नहीं होता भाई, CH3 CO CH3, ओके। तो भाई अब अगर मान लिया आपने इसको भाई आयनाइज कर दिया, आपने इसको आयनाइज कर दिया भाई, आपने एसीटोन की आपने वेपर ली, आपने एसीटोन क्या किया वेपराइज, उसके बाद एसीटोन की वेपर पे आपने किससे स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन बीम से, और आपने इसको क्या कर दिया भाई आयनाइज, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एसीटोन 1+, एसीटोन 1+, हम क्या बोलेंगे इसको, पेरेंट आयन, क्या भाई इसको भाई पेरेंट आयन। और बहुत चांसेस हैं ये जो 1+ बना है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया होगा, हालांकि जरूरी नहीं, लेकिन कहाँ से गया होगा, इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग से। अब ये जो पेरेंट आयन है ये अनस्टेबल है भाई, ऐसी आयन आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखी होगी, CH3CO CH3 1+, कि देखिए वैसे। तो क्या हमारे पास ये पेरेंट आयन, लेकिन ये क्या है अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल पेरेंट आयन टूट जाएगी फ्रेगमेंट आयन में, कैसे भाई, अब बताओ भाई, अब फ्रेगमेंटेशन कहाँ से हो सकता है। अब ये तो क्या डबल बॉन्ड भाई, ये तो क्या है मुश्किल है, ये बॉन्ड टूट जाए, कौन सा भाई, यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, तो बताओ भाई, तो इसका मास क्या, तो बताओ हमारे पास क्या रहेगा। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं कि एक तो भाई अगर ये यहाँ से टूट जाए, अगर मान लें इसकी भाई अगर यहाँ पर क्या हो जाए होमोलिटिक क्लीवेज, अगर भाई यहाँ पर क्या हो जाए होमोलिटिक क्लीवेज, तो एक तो क्या बने, तो 2 पॉसिबिलिटी, तो एक तो क्या हो जाए मेरे पास CH3 रेडिकल, एक तो क्या बने CH3 रेडिकल प्लस, और ये पॉजिटिव कहाँ पहुँच जाए CH3CO के ऊपर, भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाए CH3CO के ऊपर भाई, नहीं आपको आया। और एक बताओ क्या पॉसिबिलिटी, बताओ एक क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या बन जाए हमारे पास ये CH3CO रेडिकल, और क्या बन जाए मिथाइल कैटायन। अरे ये मेरे पास क्या आ जाए, नहीं आएगा आपको भैया, तो क्या जाए मेरे पास CH3CO रेडिकल प्लस क्या जाए मिथाइल कैटायन, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब आपको भाई, अब हमें क्या पता, आप कहोगे भाई फिर तो यहाँ पर 3 तरह की आयन होगी, फिर आप यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या भाई 3 तरह की आयन्स, एक तो कौन सी भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाए, इस पे जाए, इस पे जाए। तो अगर मान लिया अब जो आयन स्टेबल होगी उसकी पीक आपको नजर आएगी। अब इसका आप मास देखो यार आप, तो CH3CO इसका मास क्या होता है भाई, तो 12 तिया 36, भाई कार्बन का मास क्या होता है 12 होता होगा, तो 12 तिया 36 और 16 नहीं, 12 तिया 36 और 6 42 और 16 58, तो हम क्या बोलेंगे, इसका बताओ मास क्या बनता हमारे पास 58। ये कैटायन है ना भाई, क्या ये कैटायन, ये मैग्नेटिक सेक्टर में डिटेक्ट होएगी। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि अगर ये कैटायन बनती है, अगर पेरेंट आयन भाई टूटने के बाद भी कुछ अमाउंट में बची रहती हैं, तो हमको 58 पे पीक मिलनी चाहिए। और बताओ, और अगर ये फ्रेगमेंटेशन होती है तो इसका मास क्या आएगा बताओ,
तो मिथाइल गया, तो 12 और 3 15, 58 में 15 गया 43। तो इस कैटायन का मास हमारे पास क्या है 43। अरे बोलो भाई, और इसका तो मास क्या है। अब CH3CO रेडिकल ना नहीं, CH3CO रेडिकल ये तो डिटेक्ट होगा नहीं भाई अगर ये फ्रेगमेंटेशन, तो लेकिन क्या होगा मिथाइल। ये बताओ किसका, ये बताओ क्या हमारे पास ये 15, क्यों भाई 12 और 3 15। तो आप फिलहाल ये मानो भाई कि तीनों ही क्या होते हैं फ्रेगमेंटेशन, यहाँ से भी होता है, मतलब ये पूरा भी रहता है और यहाँ से टूटता है। बोलो भाई, अब पॉजिटिव यहाँ जाए और यहाँ जाए, तो यहाँ जाएगा तो क्या बनेगी, बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमने इसका एक्चुअल मास स्पेक्ट्रम देखा, क्या भाई, अब ये बताओ क्या हमारे पास का है एक्चुअल मास स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल मास स्पेक्ट्रम में एक पीक 58 पे है। इसका मतलब क्या, हम समझ गए भाई कि हाँ भाई ये आयन उस बीम में थी, कौन सी, मगर पेरेंट आयन के मास के ऊपर एक पीक नजर आती है। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट आयन भाई एग्जिस्ट करती हैं इस बीम के अंदर, इजंट इट। और एक आपको पीक नजर आती है 43 पे, 43 पे आपको एक पीक और नजर आती है, और बल्कि ऊंची है 43 वाली पीक, क्या भाई ऊंची है। तो बताओ 43 वाली पीक किसने, बताओ किसने दी होगी, इस तरह के फ्रेगमेंटेशन ने। लेकिन 15 पीक ना के बराबर है, क्या भाई 15 पीक क्या भाई ना के। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब होना हो मिथाइल कैटायन के मुकाबले CH3CO कैटायन क्या है मोर स्टेबल भाई। अरे भाई इसका मतलब क्या है कि मिथाइल कैटायन के मुकाबले CH3CO कैटायन क्या है मोर स्टेबल। तभी तो क्या होता भाई, तभी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आई, कौन सी बन गई भाई, ये वाली बन गई, नहीं आपको आया। तो इसको अब आप इसको भाई विजुलाइज करो कि आपने एसीटोन सैंपल आपने क्या कर दिया, इवेपोरेट। अरे भाई आपने एसीटोन सैंपल क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। तो उसके इवेपोरेशन के बाद बताओ क्या हो जाएगा, आपने उसको आयनाइज कर दिया। तो आयनाइज करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगी, पेरेंट आयंस, एसीटोन के आयंस भाई। लेकिन वो एसीटोन के आयंस क्या है अनस्टेबल, तो वो इस फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से। तो ये आप सोचो, अब आपने यहाँ पर तो तोड़ के मैंने आपको बताया ये पीक आ गई, लेकिन एक्चुअली क्या होता है उल्टा होता है भाई। एक्चुअली क्या होता है, ये रिवर्स गियर में चलता है। कैसे, हम भाई हाईएस्ट से हम क्या मालूम करते हैं उसका M/Z यानी कि मॉलिक्यूलर आयन का मास। उसके बाद भाई अगर मुझे 43 पे पीक मिल रही है तो मैं देखूंगा इसका मास 58, इसका मास क्या है, मतलब पेरेंट आयन मास कितना है 58 और फ्रेगमेंट आयन मास कितना है 43, मतलब 15 मास क्या और है कम और रखा ना भाई। तो मैं पेरेंट जो मॉलिक्यूल होता है उसको ऐसे तोड़ता हूं, मैं पेरेंट मॉलिक्यूल को भाई ऐसे तोड़ूंगा कि बचा हुआ मास क्या बचे मेरे पास 43। नहीं आपको आ क्या, अगर मैं इसको यहां से तोड़ता, मैं बोलता हूँ ये टूट गया यहां से, कार्बोक्सिल डबल बॉन्ड भाई, तो 43 मास ना बनता इसका, कि बन जाता, बोलो भाई। अगर मैं इसको यहां से तोड़ता भाई तो इनका मास 43 ना बनता। बात आपको पड़ रही है। तो क्या करते हैं, तो जो मास स्पेक्ट्रम में जो पीक होती है ना, उन पीक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस हम जनरेट करने ट्राई करते हैं। और उसके लिए क्या करते बताओ भाई, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा बनाते हैं जहां पर वो क्या बोलते हैं क्लीवेज हो सके, वो बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल हो। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना के स्ट्रक्चर में आप मास स्पेक्ट्रम देख के, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने क्या लिया मास स्पेक्ट्रम, और आपके पास क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, भाई आपके पास क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप ऐसी स्ट्रक्चर तैयार करते हो जिस स्ट्रक्चर से वो फ्रेगमेंट तोड़े जा सके जिनकी पीक स्पेक्ट्रा में अवेलेबल है। मान लिया भाई आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की है जिससे वो फ्रेगमेंट बन ही नहीं सकते जो फ्रेगमेंट पीक दे रहे हैं। इसका मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी डिस्कार्डेड। नहीं है क्या आपको, अरे बताओ भाई। तो काम कैसे होता है मास स्पेक्ट्रम में, मैं आपको बताऊं भाई। तो मास स्पेक्ट्रम का कैसे होता है कि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या रिकॉर्ड करते हो मास स्पेक्ट्रम, ठीक है बात।
और आप भाई ईडेक्स से, एलिमेंटल डिटेक्शन से आप क्या निकाल लेते हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मैं आपको बताऊं भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में हेल्प बताओ भाई कौन करता है, बोलो भाई। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में हेल्प करती है भाई आपको। कैसे? अरे भाई नहीं आएगा आपको ये? ओके, अच्छा आप मुझे बताओ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने में मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे हेल्प करती है? एक हमारे पास होता है भाई, अब दो मैं कहूँ C6H12O6, ठीक है, किसका मॉलिक्यूल ये? ग्लूकोज। तो C6H12O6। तो अब बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O होता होगा, CH2। तो इंटू 6 क्या बन जाएगा मेरे पास? C6H12O6, isn't it? तो ये क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस रेशियो में प्रेजेंट है। वो एलिमेंट्स का एग्जैक्ट नंबर ना बताए एटम्स का, कि कितने कितने एटम, वो कैसे मालूम पड़ता हमको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि कोई कंपाउंड कितने एलिमेंट से मिलके बना हुआ है और वो एलिमेंट्स किस रेशियो में, isn't it? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक कंपाउंड कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो किस रेशियो में है और एग्जैक्ट किस किस नंबर में है, पता होगा ना आपको भाई। तो अगर आपने ये क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या है एन एक नंबर ना भाई 6, तो एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो मैं ये कहूँ एम्पिरिकल मास नहीं आपको, एम्पिरिकल मास को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे एन से, तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये वही क्वेश्चन होती है, एम्पिरिकल मास क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। नहीं आपको क्या? अरे बताओ भाई, तो एम्पिरिकल मास इंटू एन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन क्या होगा? फॉर्मूला। तो आप एलिमेंटल एनालिसिस, अरे जो आपने बोलते हो इतने परसेंट कार्बन, इतने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट फलाना ढिमकाना, इतने परसेंट ये है ना, उससे आप भाई एलिमेंटल एनालिसिस से आप क्या निकाल सकते हो? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा ना भाई। मेरे पास क्या जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? एलिमेंटल एनालिसिस से हम क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में अवेलेबल एटम्स का मास जोड़ के हम क्या बना लेंगे? एम्पिरिकल मास। तो हम क्या बोलेंगे कि एलिमेंटल एनालिसिस से हमारे पास क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला साथ में एम्पिरिकल मास आ गया। ये दोनों कहाँ से आ गए? एलिमेंटल, बोलो एलिमेंटल एनालिसिस से भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी एम्पिरिकल मास भी। अब मास स्पेक्ट्रम में जो हाईएस्ट क्या होती है M/Z की पीक, मोस्ट राइट हैंडेड पीक कौन सी होगी भाई? मोस्ट राइट हैंडेड पीक की पोजीशन क्या बताइए आपको? मॉलिक्यूलर मास। तो आपको भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता है, एम्पिरिकल मास आपको पता है, और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास को किससे भाग कर दोगे? एम्पिरिकल मास से। तो आपके पास क्या जाएगा? एन आ गया भाई। और एन दोनों में से में आएगा। अब वो एन कहाँ पुट कर दो? यहाँ पर। तो क्या जाए आपके पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नहीं आएगा आपको? तुम क्या बोलेंगे कि हम भाई मास स्पेक्ट्रम से हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बात। तो एक बार आपके पास भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ओके, तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे आप कई तरह के आप क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर्स। क्या बनाओगे आप? कई तरह की स्ट्रक्चर्स। शो नहीं है आपको भाई? आप उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आधार पे कई तरह की आप क्या बनाओगे?
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और अब जो स्ट्रक्चर्स हैं आप ये देखोगे कि एक्सपेरिमेंटल मास स्पेक्ट्रम को कौन सी स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर सकती है भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, मान लिया आपने बना एक स्ट्रक्चर, लेकिन उस स्ट्रक्चर में वो फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है जो फ्रेगमेंटेशन पीक दे रहा है, इसका मतलब भाई वो स्ट्रक्चर क्या है, गलत। फिर आपने एक ऐसी क्या बनाई स्ट्रक्चर जिसमें वो सारी ब्रेकेज पॉसिबल है, जिसमें वो सारी ब्रेकेज पॉसिबल हैं, बोलो भाई, यानी कि वो सारी फ्रेगमेंट आयन तैयार की जा सकती हैं जो फ्रेगमेंट आयन पीक दे रही है। नहीं है आपको? तो भाई तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे आप बहुत सारी क्या बनाते हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और फिर ये देखते हो उनमें से कौन सी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बोलो भाई, मास स्पेक्ट्रम को सेटिस्फाई या जस्टिफाई कर सकती है, वो क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। बाकी हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। आ गया आपको ये? ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।